नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी वाक्य को सच कर दिखाया है देवेंद्र जी ने। 2 साल के बच्चे को 3 दिन की नवजात बहन के साथ उसके माता पिता उसे छोड़ गए, जिसके बाद उस बच्चे ने बाल मजदूरी करते हुए गुब्बारे बेचने का काम किया और वही काम करते हुए बड़ा हुआ, जिसके बाद उसने नेशनल अवार्ड पाया और कैसे वह यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गए। तो चलिए जानते हैं आगे का सफ़र क्या रहा। आइए सुनते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, क्या कहेंगे, कैसी जर्नी रही और कैसे कैसे आपने आगे अचीव किया, उस बारे में कुछ हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जीवन जो रहा बहुत संघर्षपूर्ण रहा, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। 2 साल की उम्र में मुझे मेरे माता पिता ने छोड़ दिया था और 3 दिन की नवजात बहन थी, उसको पालने की जिम्मेवारी। और जहाँ मैं पैदा हुआ था वो एक दिल्ली का सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्राइम प्रोन एरिया है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ आज भी ऑटो ड्राइवर्स या कैब वाले शाम को 9 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करते। चुनौतियाँ थीं, मौके थे अपराध में धकेले जाने के। बहुत से लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने बहुत कोशिश की मुझे गलत रास्ते पर ले जाने की, लेकिन शायद ईश्वर नहीं चाहता था, इसलिए मुझे बचा के रखा गया। और 8 साल की उम्र में गुब्बारे बेचना मैंने शुरू किया और गुब्बारे बेचने के दौरान मेरी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यंग लड़के होते हैं जो नशा करते हैं, पैसे छीनते हैं, उनके द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। और शायद उस पिटाई ने दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ दी कि एक उम्मीद जगी कि ज़िंदगी में कुछ तो करना है, और उस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता गया। तो गुब्बारे बेचने के दौरान जो पिटाई हुई, उसके बाद गुब्बारे बेचना तो छूट गया, लेकिन बाल मजदूरी के रूप में एक केमिस्ट शॉप पर एज ए छोटू, एक चाइल्ड लेबर के रूप में मैंने काम करना शुरू किया और उसको कंटिन्यू किया मैंने। और लेकिन फिर एक अलग जगह की नहीं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो नशा करते हैं, और जिस केमिस्ट शॉप पे मैं काम किया करता था वहीं देखता था कि किस तरीके से बच्चे आते हैं और नीले बादाम के नाम से कैप्सूल स्पास्मोप्रॉक्सियोन बिका करते थे, उनको मांगते हैं, उनको ख़रीदते हैं। और शायद वहाँ तो वो नहीं मिलते थे, लेकिन जो वहाँ से नहीं ले रहे थे वो कहीं से तो ले रहे थे, और उनके बहुत नशे में वो लीन रहते थे और तरह तरह के अपराध किया करते थे। ऐसी घटनाओं को जब देखा तो मन में आया कि कुछ अलग करना है, और ऐसे लड़कों को इकट्ठा करके शाम को कबड्डी खेलने की शुरुआत की। और कबड्डी खेलने के बहाने ही उनको इन्वॉल्व किया इवनिंग आवर्स में, और सिला ये हुआ कि एक लंबे समय तक उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने की वजह से बहुत से लड़कों ने नशा छोड़ दिया। तो वो जब नशा उनका छूटता गया तो उनके पेरेंट्स ने मुझे पसंद करना शुरू किया, और उनके पेरेंट्स अपने घर बुलाने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। शायद उस एप्रिशिएशन और उस आशीर्वाद का ही नतीजा था कि मुझे ये पता चल गया था कि मैं किस रास्ते पर हूँ और मुझे क्या करना है, और उस ओर मैं आगे बढ़ता गया। और वर्ष 2016 में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया, कबड्डी खिलाई और लगभग 4000 लड़कों का नशा छुड़ाया। और इस घटना को भारत सरकार तक शायद दिल्ली पुलिस ने या किसी भी सज्जन पुरुष ने पहुंचाया, और वर्ष 2012-13 के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जो भारत सरकार द्वारा मुझे दिया गया। तो ये तो जर्नी एकदम नेशनल अवार्ड पाने तक की रही, लेकिन संघर्ष कम नहीं था क्योंकि स्ट्रगल बहुत था। नौकरी करनी शुरू करी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में जाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर मौके नहीं मिले। लेकिन जो समाज सेवा करने का जो भूत था, शायद वो मेरे सर पर सवार हो चुका था। वो कुछ ऐसी सिनर्जीज़ थी जो मेरी किस्मत लिख रही थी, शायद मैं कह सकता हूँ। और उन्हीं कामों को लेकर के आगे चला, और उन कामों को आगे लेके चलते हुए 2010 में मेरी जो छोटी बहन थी उसकी शादी के लिए दहेज के लोभी परिवारों से संघर्ष किया। और जब उस संघर्ष में बहुत बार गिरा, बहुत बार टूटा, लेकिन फिर एक परिवार मिला जहाँ बिना दहेज के मैंने अपनी बहन की शादी की। लेकिन उसके बाद ऐसी बच्चियों के जीवन में जो संघर्ष है, जहाँ पर एक गरीब घर में जब बच्ची पैदा होती है और उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उन बच्चियों को किस तरीके से ट्रैफिकिंग ग्रुप्स टारगेट करते हैं उसके बारे में पता चला। तो वहाँ से ऐसे जो रैकेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और पुलिस की मदद से उनको ट्रैक करके उन पर एक्शन लेना, और ऐसी बच्चियाँ जो डिले ऑफ मैरिज की वजह से
घर में बैठी हुई हैं और एक्सप्लॉयटेशन का और सोशल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनती हैं, ऐसी बच्चियों के लिए मास वेडिंग्स करानी शुरू करी। और 2012 में लाडली फाउंडेशन को स्थापित किया और गुड़गांव से इस बात की शुरुआत की और 44 बेटियों का सबसे पहले हमने सामूहिक विवाह कराया, जो जर्नी हमारी आगे चलती रही, जिसमें हम अब तक 1700 से ज़्यादा ऐसी बच्चियों का घर बसा चुके हैं। और जब हम सामूहिक विवाह में काम करने लगे तो उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के बहुत से ऐसे काम किए। कुछ इस तरीके के रेवोल्यूशंस हम लोगों को देखने को मिले कि जो हम लोगों के कामों की जर्नी यूनाइटेड नेशन तक पहुंची। मुझे वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क बुलाया गया। मैं यूनाइटेड नेशन में मीटिंग में शामिल हुआ और वहाँ हमारी संस्था को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा देकर के सम्मानित किया गया, जो भारत में बहुत कम संस्थाओं को मिला। तो ये जर्नी मेरी एक स्लम से यूनाइटेड नेशन तक ही रही, लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो आप ऐसे पूछें, मैं बिल्कुल बताना पसंद करूँगा आपको। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं पर अगर अपराध हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, जानने की ज़रूरत है कि अगर एक महिला, एक लड़की, एक बच्ची अगर अपने घर में अनसेफ महसूस करती है या शाम को 9 बजे के बाद अगर वो घर से बाहर नहीं निकलती है, उसका कारण कौन है। तो हमने इस ओर जाना, इस बारे में थोड़ा सा काम किया और इस बात को बड़ा ऑथेंटिक रूप से कहने की कोशिश की कि वो हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हैं, वो हम पुरुष हैं जिनकी वजह से शायद लड़की घर के बाहर निकलने से डरती है। तो इस थीम पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 17 दिसंबर 2017 को देश के माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में और दिल्ली की चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी उपस्थिति में हमने 25,000 मेल पॉपुलेशन को इकट्ठा किया और एक हाफ मैराथन की, जिसमें सभी ने शपथ ली कि वो महिलाओं के साथ अपराध नहीं करेंगे और वुमेन सेफ्टी का जो कॉज है उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक हम लोगों का कार्य रहा। दूसरा हम लोगों का एक प्रमुख कार्य रहा जिसमें हमने देशव्यापी एक कन्या पूजन चलाया। तो हम जिस तरीके से घरों में हर नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं, बच्चियों को घर में बुलाते हैं और बच्चियों को घर में बुला करके हम सिर्फ उनको खाना खिला करके और पूजा करके 5 रुपये दे करके भेज देते हैं। हमने बोला नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर घर में बच्ची को बुला ही रहे हैं तो जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपने घर में 9 नहीं शायद 2 कन्याओं को बुलाएं, लेकिन विदाई के वक्त उसको 6 महीने का एजुकेशन मटेरियल दें। उसके साथ 6 महीने का हेल्थ कंसर्न बिल्ड करें कि अगले 6 महीने बाद वही बच्ची आपके घर दोबारा नवरात्र कन्या पूजन में आए, और इस प्रैक्टिस को आप 9 साल तक करें। तो इस प्रैक्टिस को हम लोगों ने कम से कम 3500 घरों में एक ही दिन में लॉन्च किया। और देश के जो प्रथम आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, वो इसमें हमारे साथ शामिल हुए। देश के 48 जिलों में ये कार्यक्रम एक साथ लॉन्च हुआ। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में उनके जितने भी डिवोटीज़ हैं लाखों की संख्या में, उनको इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया, जिससे कि इनडायरेक्ट वे में लाखों कन्याओं का एक सोशल एडॉप्शन भी हुआ। लगभग हम 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मेडिकली डायग्नोज कर चुके हैं। उन महिलाओं में जो संक्रमण होता है, खासकर दिल्ली के स्लम्स और गाँव में जो महिलाएं रहती हैं, उनको नहीं पता होता कि निजी स्वच्छता से को कैसे ध्यान में रखा जाए। ऐसी महिलाओं को अवेयर करने का काम, उनका मेडिकल डायग्नोस करने का काम, उनको एनीमिया, उनको कुपोषण से मुक्त कराने के लिए उन्हीं के घर में जो खाने की चीज़ें हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना, ये सारे के सारे हम लोगों के काम रहे, जो हम कंटिन्यू पिछले 8 साल से करते हुए आ रहे हैं। और कोरोना महामारी में जिस तरीके से सभी संस्थाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उसमें हमारा लाडली फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्य रहा, जिसमें हमने लेबर और मज़दूरों के जो नवजात बच्चे हैं उनको दूध सप्लाई दी, क्योंकि हर जगह राशन बट रहा था, हर जगह पैसे खाना बट रहा था, लेकिन उन जो नवजात बच्चे हैं उनका भोजन सिर्फ दूध होता है, माँ का दूध। और माएँ जो हैं वो अनीमिया और कुपोषण के शिकार हैं, तो माँओं को तो दूध नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे बच्चों को दूध पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। तो वो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के लाडली फाउंडेशन ने उठाई और हमने 6000 बच्चों को मिल्क सप्लाई इंश्योर करी। और ये कंटिन्यूस काम हम लोगों के रहे। और अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा दोबारा घोषणा की गई और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार संस्था श्रेणी में लाडली फाउंडेशन को नवाजा गया। और कोविड रेजिलेंस को लेकर के हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में दर्ज कराया था,
वो भी जो यूनाइटेड नेशन की सबसे उच्च बॉडी होती है जनरल असेंबली, और उसमें भी हाई लेवल पॉलिटिकल सेगमेंट पॉलिटिकल फोरम जो होता है उसमें हम लोगों का स्टेटमेंट दर्ज हुआ। ये सभी सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से हुआ। हम लोग दान लेने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशंस पे भी विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जुड़ के काम करना चाहता है तो वो पैसे ना दे, हमारे साथ मिल करके काम करे। जो काम हम कर रहे हैं उसको अपने नियर बाय में करें, यही हम लोगों का उद्देश्य है, इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। सर, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है ऐसी लेडीज़ के लिए जो महिलाएं हैं या जो प्रताड़ित होती हैं दहेज के नाम पर, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? या जो कोरोना टाइम में अभी जैसा आपने बताया कि आपने दूध सप्लाई किया उन मज़दूरों को, तो क्या होता है कि मज़दूर जो होते हैं उनको वो इतने अवेयर नहीं होते हैं, उनको इतनी जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो कैसे आपने इन लोगों के प्रति? मैम, हम दिल्ली पुलिस के समन्वय के साथ काम करते हैं। हम लोगों का अपना, हम डिस्ट्रेस कॉल्स को डायरेक्टली हैंडल नहीं करते हैं क्योंकि पहली जिम्मेवारी उसमें आती है उनको वेरीफाई करना पड़ता है। तो दिल्ली पुलिस के पास जो भी डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं तो वहाँ पर SHO लेवल पर जो ज़िले के उपायुक्त हैं उन्होंने हमारा कोऑर्डिनेशन कराया हुआ है, और ऐसे बेनिफिशियरीज़ को दिल्ली पुलिस का जो प्राथमिक जो कांस्टेबल होता है वो पहले कॉल को वेरीफाई करता है, और जो भी सही मामले हमें आइडेंटिफाइड होते हैं वहाँ पर हम जा कर के दिल्ली पुलिस के साथ मदद को पहुँचाते हैं। तो जो महिलाओं की जैसे महावारी के वक्त का आपने बताया, तो वहाँ पर कैसे आप लोग महिलाओं को अवेयर करते हैं जा के घरों में, या कैसे? हाँ मैम, इसके लिए हम लोग जो है अपने कैंप्स लगाते हैं, और दिल्ली का अस्मिता थिएटर है उनके साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन है। अरविंद गौड़ साहब के साथ मिलकर के नुक्कड़ नाटक की एक टीम हमारे साथ सदैव रहती है, और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर के हम वर्कशॉप करते हैं। वहाँ 200-300 महिलाओं को इकट्ठा करके और पुरुषों को भी इकट्ठा करके पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन पर उनको अवेयर कराते हैं, और फिर महिलाओं को अलग से बिठा करके उनको निजी स्वच्छता के बारे में, महावारी के बारे में, वॉश के बारे में, बीमारियों से कैसे बचें, यौन संक्रमण के बारे में, इन विषयों पर उनको जागरूक करते हैं, और क्वेश्चन आंसर का एक गेम चलाते हैं जिससे कि उनको जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो इनकलकेट हो जाए। और कुछ हम किट्स भी उनको बांटते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन होते हैं, सैनिटाइज़र होते हैं, मास्क होते हैं, सैनिटरी पैड का उपयोग कैसे करें और कैसे उसका डिस्पोजल करें, इस बात के लिए बुकलेट भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम हम करते हैं। लगभग 7 लाख महिलाओं को हम इससे दिल्ली NCR में लाभान्वित कर चुके हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों समेत 50 से अधिक कॉलेजों में हम सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर लगा करके वहाँ की भी कम से कम 2 लाख बच्चियों को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर जागरूक कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी जो भी आपकी जर्नी रही है वो शेयर करने के लिए। काफ़ी मोटिवेशनल थी, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है वो भी आपकी इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो मोटिवेशन एक ज़रूरत है हर उस इंसान की जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीला और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। नमस्कार।